हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अफ्रीका के चरवाहों का जीवन कैसा था। इससे पहले के जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भारत के चरवाहे किन किन जगहों पर थे, किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद कौन कौन सी उनको परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ा, इन सब के बारे में देखा था। तो अब हम देखेंगे, चूँकि हमारी किताब का नाम जो है भारत और समकालीन, तो भारत भी देखेंगे, देख चुके हैं। अब हम अफ्रीका मतलब भारत के बाहर जो है चरवाहों का जीवन किस प्रकार था, इसको हम देखते हैं। तो अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 125 करोड़ लोग जो है रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधि पर ही आश्रित है। इसमें वेदू वेदुइन्स, बार बारबेसर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे माने जाने माने समुदाय भी शामिल है। इसमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस और पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग जो है चरवाही से होने वाली मामूली आय का गुजारा नहीं हो पाने के होने पर भी कोई धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बादल आए। आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुई, तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ी दिखाई दे रही है। आगे है, यहाँ पर एक नक्शा है। तो यहाँ पर जो है चरवाहे जो हुआ करते थे उनका यहाँ पर दे रखा है, अफ्रीका के चरवाहा समुदाय। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूरा अफ्रीका है। बारबेसर हो गए, मुर्स हो गए, तौरंग हो गए, वोदाबे फुलानी हो गए, बेदुइन हो गए, कब्बा बिश हो गए, वेजा हो गए, डानंकिल हो गए, सोमाली हो गए, हेरो हो गए, तस्वान हो गए और जूलू हो गए और नामा हो गए। तो ये कुछ थे समुदाय जो चरवाहा से संबंधित थे। आगे देखते हैं, इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें मसाई नाम का एक समुदाय को ही ले लेते हैं। तो मसाई जो है पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इसमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनियाई में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखें तो नए कानून और बंदिशों ने किस तरह न केवल इनकी ज़मीनें छीन ली, बल्कि इनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में भी इनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी नई शक्ल में ढल गए। तो चारागाहों का क्या हुआ, तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दिया और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने कब्जे में कर लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। यहाँ पर तांगानिका के बारे में है, तो ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था इसको, जर्मन ईस्ट अफ्रीका। 1919 में तंगानिया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई और 1961 में इसे आज़ादी मिल गई और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद तंजानिया का नाम दिया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखते हैं,
अब मसईलैंड को तो 2 टुकड़ों में बाँट दिया गया। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसइयों के पास जितनी ज़मीन थी, उनका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर लिया गया जहाँ ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगा। अंग्रेजों के आने से पहले मसई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान जो है पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो चुका था। अब यहाँ पर बहुत सारे चारागाहों को शिकारागाह बना दिया गया। कीनिया में मसई मारा सम्बुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारागाह है इसी तरह अस्तित्व में आए और इन आरक्षित जंगलों में चारागाहों का आना मना कर दिया गया। इन इलाकों में वे तो ना ही शिकार कर सकते थे ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों को अब मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटो नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाई के चारागाहों पर कब्जा करके बना दिया गया। आगे देखते हैं तो यहाँ पर मसई जनजाति, यहाँ पर सोर्स देखते हैं। सोर्स क्या कह रहा है कि अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चारागाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास में हो रहे स्थित ओबाम्बोलैंड के बीच आते आते रहते थे और ये लोग आसपास के बाज़ारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में आने जाने पर पाबंदियां लगा दी थी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नीबिया स्थित काओकोलैंड घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी। क्या शिकायत थी? हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया जाता है। हमें तो पता ही नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओबाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओबाम्बोलैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है। ये सीमाएं हमें मार दे रही हैं और जीना उनका मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर था। अब एक और सोर्स दिया गया है। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरों के इलाके में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नीबिया में काओकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा निर्देश दिया था। जब तक कोई खास हालात पैदा ना हो तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी ना किए जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू रखना था। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी ना किए जाएं, ऐसा यहाँ पर बताया गया सोर्स में। आगे है अच्छे चारागाह और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से इस छोटे से इलाके पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है और मसइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराइयों का नतीजा ये हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा और चारे की हमेशा कमी होने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया था। सरहदें बंद हो गई थी। तो 19वीं सदी के चरवाहे जो हैं चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले गए। जब तक एक जगह से चारागाह सूख जाते तो वो अपनी रेवड़ी किसी अन्य जगह पर ले जाते। लेकिन 19वीं सदी आखिरी दशकों में
औपनिवेशिक सरकार अपनी आवाजाही की तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चारागाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर लिया गया था। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं होता था उनके लिए। इसके लिए तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों के गोरों के इलाके में जाने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोका जाता था। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते हैं। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बनाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। इन पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लगाए गए। जब चारागाह सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता था। जिस साल बारिश नहीं होती थी और चारागाह सूख जाते थे, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाता तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे। वे वहाँ से आते रहते थे। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते थे और संकट से बच निकलते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में वहाँ भटकने पर रोक लगा दी। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया जहाँ सूखे की शंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सके। इसलिए सूखे के सालों में मसइयों को बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारी की वजह से मर जाते थे। 1930 में एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या लगभग गिरावट आने लगी। सब पर एक जैसा असर, परंतु सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है। किन पर नहीं पड़ता है ये देखते हैं। तो औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों पर मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने के से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटे थे, वरिष्ठ जन और योद्धा यानी वॉरियर। वशिष्ठ जन जो है शासन चलाते थे, समुदाय के जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे, अहम फैसले लेते थे और वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन लिया करते थे। जहाँ जानवरों
जानवर ही संपत्ति हो, वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेता था, एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं मामलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था तब वे एक दूसरे के समूह के मवेशियों को छीन कर क्या करते थे, युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करते थे, अपनी मर्दांगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे वे बहुत सालों से बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसइयों उप समूहों के मुखिया तय कर दिए गए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं और दोनों परंगत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनकी बीवियां बच्चे गांव में रहकर ही जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी तरह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। वे चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे। उनकी हालत अलग थी, उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ करता था। उनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण के काम मिल मिल जाता था। इस तरह जो है मसई समाज दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला वशिष्ठ और दूसरा योद्धाओं के बीच में उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुए पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गए। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच एक नया भेदभाव जो है भाव पैदा हो गया। तो ये था आज का तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष तो इसको देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, ये छूटा जा रहा है। तो निष्कर्ष में जो है यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समूहों को अलग अलग तरह के असर पड़ते हैं। नए कानूनों सीमाओं में उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल गया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया और फिर धीरे धीरे चारागाह क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे, कम होने लगे। अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारा जो है बंदिशें थोप दी गई, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सके। फिर भी चरवाहे जो है बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते थे। नए इलाकों में दाखिल होने की वजह से हर संभव लेन देन करने और राहत रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे इन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए स्वयं संघर्ष करते थे और जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती थी और जंगलों के रखरखाव और प्रबंध में अपना हिस्सा मांगते थे। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं थे, वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त थी। तो ये था इसका कुछ निष्कर्ष। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।